हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जीआर। सो गाइस, आई एम रिया एंड मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 करवा रही हूँ। सो गाइस, हमने लास्ट पार्ट के अंदर थ्योरी ऑफ रिवेन्यू को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज ए ड्राइव्ड फंक्शन। कॉस्ट क्या होता है? ड्राइव्ड फंक्शन होता है। किससे ड्राइव्ड होता है? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन विच डिस्क्राइब द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। तो ये किससे ड्राइव होता है? प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है हमारे पास में? यहाँ पे Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्या होता है ये? फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। क्यों हमारे पास में क्या है? यहाँ पे आउटपुट होता है लेबर एंड कैपिटल का क्या होता है? मतलब लेबर होता है, पी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैपिटल होता है। तो जो है ना कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ड्राइव फंक्शन जो किससे ड्राइव होती है? प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव होती है, जिसमें हमारे पास में क्यों क्या होता है? आउटपुट होता है एंड एफ फॉर फंक्शन और एल फॉर लेबर एंड कैपिटल होता है। जो लेबर कैपिटल यानी कि जो लेबर कैपिटल क्या होती है? हमारी कॉस्ट होती है। इस कॉस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं? अपना जो आउटपुट होता है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो भी प्रोड्यूसर होता है वो मिनिमम कॉस्ट का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहता है, जिससे उसको क्या हो? मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। उसका ये क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हम यूज करके प्रोडक्शन करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे पास में? इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है, एक क्या होता है हमारे पास में? लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हमारे पास में क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या होता है हमारे पास में? एंटरप्रेन्योर होता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल के अंदर क्या होता है हमारे पास? 4 प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इसमें कुछ ना कुछ पे करते हैं। कौन कौन सा हम पे करते हैं इसके अंदर? जो लैंड है उसके अंदर हम क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। लैंड हम कोई भी रेंट पे लेते हैं तो उसके अंदर क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। उसका लेबर के अंदर हम क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। और जो कैपिटल होता है उसमें हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या होता है? उसकी स्किल्स होती है जो वो क्या करता है ना, पे करता है। उसको अगर वो अपनी ओन जॉब करेगा तो उसके लिए क्या मिल सकती है? उसको सैलरी मिल सकती है, उसको वो पे करता है। ठीक है। कॉस्ट फंक्शन शोज दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है हमको? फंक्शनल रिलेशनशिप बता रही किस किसके बीच में? आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। तो क्यों क्या होता है हमारे पास में? आउटपुट होता है। क्यों क्या है हमारे पास में? आउटपुट। और जो एल और पी है यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। तो ये क्या बताता है हमारे को? जो है ना कॉस्ट ऑफ, थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो क्या बताता है हमारे को? लेबर एंड कैपिटल क्या है हमारे पास में? यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉस्ट होती है। तो किस रिलेशन में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या बताता है हमारे को? कॉस्ट फंक्शन बताता है। इट गिव्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें क्या बताता है? अलग अलग डिफरेंट लेवल पर आउटपुट करते हैं। इस तरीके से अपना जो इनपुट होता है ना उसको इस तरह से यूज करते हैं हम क्या मिले? मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो। ठीक है। इसमें कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एफ के। एफ का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है? हमारे पास P इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ, लेबर एंड कैपिटल का यूज करते हैं हम इसके अंदर। हाँ, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम मॉनेटरी टर्म के अंदर, मॉनेटरी पेमेंट के अंदर बता सकते हैं कि हमने इतना स्पेंड करा है। हमने लाइक हमने कोई भी बिल्डिंग है उसको परचेज करी, उसमें हमने उसको कितने रुपीज में परचेज की? 50 लाख रुपीज परचेज के अंदर जो लेबर है उसको हमने कितने रुपीज दिए? जो लेबर उसको हमने वेजेस पे के 10,000, उसको हमने किसमें बोल सकते हैं? मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बोल सकते हो। हम ये बता सकते हैं अभी इतना हमारा क्या हो गया? एक्चुअली हमारा जो एक्सपेंड है वो इतना हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको मॉनेटरी पेमेंट करते हैं, फिर जिसको हम ना अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं? जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर शो करते हैं, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बताते हैं, वो क्या होती है? भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट के एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम बोलते हैं। एक्सप्लिसिट को हम क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग अकाउंटिंग कॉस्ट भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम बोलते हैं। और इसको हम किसके अंदर दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट पर दिखाते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट्स मेड बाय फर्म टू एक्वायर इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। कोई भी फर्म होती है उसको इनपुट्स को परचेज करती है या फिर इसको क्या करती है? एक्वायर करती है, या फिर प्रोडक्शन को करने की जो भी इसको पे करना पड़ता है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। कैसी होती है? टेंजिबल होती है, मेजरेबल होती है। टेंजिबल होती है, हमको पता है कि इसमें हमारे कितने एक्सपेंड हुए हैं, जो हमको दिखता है ये मेजरेबल,
जिसको मेजर कर सकते हैं, एंड जो वो दिखती है आपके अकाउंटिंग और जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर क्या होती है, रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक हम ये बोल सकते हैं वेजेस एंड सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय। हम जो भी एम्प्लॉय को सैलरी पेड करते हैं हमको पता होता है हम कितने रुपीज उसको पे कर रहे हैं। रेंट, ऑफिस का हम रेंट पे करें, फैक्ट्री स्पेस को हो सकता है, रो मटेरियल हमने परचेज किए हो सकता है, यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन मशीन एंड इक्विपमेंट, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, देन हमारे पास में क्या है यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, और ये क्या बोल सकते हैं हम, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जब फर्म अपने रिसोर्सेज का यूज करती है, इसके लिए उसको बाहर से कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते, यानी इसलिए क्या बोला नॉन मॉनेटरी होती है, एंड जो क्या होती है नॉन डायरेक्टली होती है, यानी जो नॉन मॉनेटरी होती है एंड नॉन डायरेक्ट पेड बट रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस्ड इनकम, जिसको डायरेक्टली पे नहीं करते, नहीं कोई मॉनेटरी इनकम के पे करते, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हम उसको अपने एक तरफ पे करे, हमने कुछ पे नहीं करे, बट एक्चुअली उसमें हमने ये भी सोच सकते हमने उसको पे करे। लाइक देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम पहले क्या देखा था, रेंट पे देखा था, सोचो हमारी रेंटल इनकम होती है कितने रुपीज होती है, तो 10 लाख रुपीज की हमारी जो रेंटल इनकम होती थी इस पे। ठीक है, 10 लाख रुपीज की क्या होती थी हमारे पास में, इसके अंदर रेंटल इनकम होती थी, बट अब क्या किया उसने इसके अंदर क्या अगर फैक्ट्री बनवाई, इसको फैक्ट्री इसने रेंट पे दे दी, तो फैक्ट्री रेंट पे दे दी, सिर्फ फैक्ट्री क्या कर दी यहाँ पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद कुछ ना कुछ एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ तो इम्प्लिसिट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो एक्सप्लिसिट कौन सी होती है, जो मॉनेटरी फंड के अंदर आपको दिखती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या हो सकता है, मान लो हमने प्लांट परचेज के, प्लांट हो सकता है एंड मशीनरी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, हमने जो एम्प्लॉइज रखे हैं उसके लिए हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, हमने कोई भी अदर एक्सपेंस लाइक हमने ना लाइसेंस लिया और एम्प्लॉइज को रखे और उनको ना ट्रेनिंग दी, इसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मान लो प्लांट मशीनरी हमने इसको 50 रुपीज की परचेज की, 20 लाख रुपीज में हमने परचेज की, एम्प्लॉइज को सैलरी देते 50 रुपीज का देते 5 लाख रुपीज की, मान लो हमने इसको सैलरी दी, तो अदर एक्सपेंसेस मान लो मेरे पास 2 लाख रुपीज के अदर एक्सपेंसेस हुई, तो मैं टोटल कितने रुपीज पे हो गए, 27 लाख हो गए। ठीक है, 27 लाख हमने क्या कर दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया इसके लिए, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट लग सकती है। लाइक पहले उसको जो रेंटल इनकम होती थी, फैक्ट्री को रेंट पे से 10 लाख रुपीज होती थी, तो ये क्या हो गया हमारे पास में इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, तो वो क्या देखेगा इसके जो भी उसकी अर्न होगी इनकम होगी, उसमें क्या देखेगा पहले भी रेंटल इनकम जो रेंट पे करता था उसमें 10 लाख रुपीज अभी मेरे को अर्न हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, और मान लो वो पहले कहीं जॉब करता था उसको कितने रुपए सैलरी मिलती थी, 50 लाख रुपीज पर एनम सैलरी मिलती, तो वो देखेगा जो मेरी सैलरी जो मेरे को ना वहां पे जाके मिलती है, मैं उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ या फिर नहीं कमा रहा हूँ खुद के रिसोर्सेज का यूज करके, तो क्या हो जाती है हमारे पास में रेंट हो गई, सैलरी हो गई, खुद की ऑन सैलरी हो गई, खुद का ऑन रेंट हो गई, तो क्या हो जाती है यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट हम किसी और को नहीं देते, बट एक्चुअल में इसके अंदर क्या करते हैं स्पेंड करते हैं, खुद के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक ऐसी होती है जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, नॉन डायरेक्टली पेड, कि हम कोई मॉनेटरी फंड के अंदर नहीं होते और नहीं हम किसी को एक्चुअल में किसी और को पे करते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास नॉर्मल क्या होता है, देखो एक नॉर्मल प्रॉफिट, आपने नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट, सॉरी नो प्रॉफिट नो लॉस होता ही नहीं होता, तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हमारे पास में क्या ऐड होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हमारे पास हो रहते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जिसको मॉनेटरी फंड के अंदर दे सकते हैं, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या आती है, जैसे उसकी खुद की सैलरी क्या हो गई, खुद का रेंट क्या हो गया, अगर उसने जो कैपिटल यूज करी उसमें कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो बाहर देता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट की सारी क्या हो जाती है हमारे पास में इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम किसके अंदर दिखाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दिखाते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम किसमें बताते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या करते हैं शो करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को कॉस्ट दिखाते हैं। ठीक है, एंड जो है ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट उसको हम किसके अंदर दिखा देते हैं, अकाउंटिंग के अंदर दिखा देते हैं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा देते हैं, एंड इसको हम किसमें दिखाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास जो ऑनर का टाइम होता है, चीज ऑनर वुड अर्न ए सैलरी एल्सवेयर, अगर वो कोई और जॉब करता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती क्या होगी, उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। यूज ऑफ सेल्फ ऑन खुद की बिल्डिंग है तो उसको देता है क्या होती है, उसकी रेंट इनकम होती है। कैपिटल अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर करता है तो उससे क्या मिलता है, उसको उसने इस पर इन्वेस्ट करेगा, अगर किसी और को वो ना उसको इनकम करता है तो उससे क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है, फिर रिटर्न मिलती है अगर वो इन्वेस्ट करता है तो। एंड यूजिंग पर्सनल सेविंग्स फॉर इंटेंट ऑफ अर्निंग बैंक, जिसके अलावा उसको इंटरेस्ट मिल सकता है जो हम उसने इनकम अर्न कर रखी है उसको। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझ में आ गई, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट करिए भी अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर।
तो देख क्या दिखाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या आता है, या तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शनलिटी कॉस्ट बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम किसके अंदर दिखाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाते हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास में क्या आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। क्या आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेक्ट क्या था हमारे पास, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शनलिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इससे डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट, इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में हम जो मनी में पे करते हैं वो क्या होती है, हमारे पास में एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एंड जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होती है, जो हमारे खुद की रिसोर्सेज होती है उसको जब हम यूज करते हैं वो क्या होती है, हमारे पास में इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के रूप में हम इसमें दिखाते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब उस कॉस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या हम रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, रो मटेरियल यूटिलिटीज हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, ऑनर का खुद का टाइम हो सकता है, फॉरमन सैलरी, यूज ऑफ ऑन प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें इम्पैक्ट किसका पड़ता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का। इसमें कौन सी जो ना इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर कौन सी कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर पड़ता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। तो देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को किसमें इंक्लूड करते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है तो हम किसमें इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हमारे किसको इंक्लूड करते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो मान लो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास में कितनी 10,000 रुपीज है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास में 10,000 है, और हमारे पास जो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो रही है वो हमारे पास में कितनी हो रही है, 20,000 रुपीज हो रही है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाएगी। इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30,000। 30,000 हमारे पास में क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगी। और अकाउंटिंग कॉस्ट को हम किसमें इंक्लूड करते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर हम ओनली कौन सी कॉस्ट करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट करते हैं। हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, 10,000। तो ये हमारे पास में एक्सप्लिसिट कॉस्ट 10,000 हमारे क्या हो गई, अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई। इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है तो क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, अकाउंटिंग कॉस्ट से ज्यादा होती है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होगी, इसमें कम होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट में हम ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पास में ज्यादा होती है, किससे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी हमारे पास में ज्यादा होगी, किससे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है अकाउंटिंग कॉस्ट से। इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, जो कॉस्ट ज्यादा होगा उसका क्या होगा, प्रॉफिट कम होता है। अकाउंटिंग जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, इकोनॉमिक प्रॉफिट से। क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है अकाउंटिंग कॉस्ट से। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो सकती है कैश आउटफ्लो, जिसको हमारे आउटफ्लो जाते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शनलिटी कॉस्ट बोल सकते हैं। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट किससे बनती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो जब हमारे पास टोटल रिवेन्यू कितनी रुपीज की हुई, 1,00,000 रुपीज। इसके लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब हम रिवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, अकाउंटिंग कॉस्ट आती है। सॉरी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। जब हम रेवेन्यू में से लेस कर देते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास में क्या आ जाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, 40,000 का है। देन हम इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट लेस करेंगे 10,000, हमारे पास में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट होती है कैसे करते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को हम लेस कर दे रहे हैं टोटल रिवेन्यू में से, हमारे पास क्या आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाती है। इकोनॉमिक कॉस्ट का क्या होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास क्या आ जाती है, इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, 60 और इम्प्लिसिट कितनी, 70। तो इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास में, 70,000 आ गई। और हमारे पास में अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट में किसको इंक्लूड करते हैं, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड करते हैं तो अकाउंटिंग कॉस्ट कितनी हो जाती है हमारे पास में, 60,000 हो जाती है हमारे पास में अकाउंटिंग कॉस्ट। इसमें कौन सी कॉस्ट ज्यादा है आपके पास, इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा है, और सॉरी अकाउंटिंग कॉस्ट हमारे पास में कम है। बट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में कौन सा ग्रेटर देना है, इसके अंदर हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, ज्यादा, और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, कम देना है आपको। ठीक है,
कॉस्ट तो हमेशा इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है और प्रॉफिट में इकोनॉमिक अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है। समझ गए? अब क्या हमारे पास में नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉस्ट हमने कर ली है, तो इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों को जब ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाती है। इकोनॉमिक कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं। इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग टर्म ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू से हम ओनली क्या लेस करते हैं, टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू से माइनस कर देते हैं, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कर देते हैं। यानी हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, केवल द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर इंट्रोड्यूस बाय डेविन फोर्ड ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किससे डिफाइन किया था, डेविन फोर्ड ने बनाया था। Since some resources are scarce, they cannot be used to produce all things simultaneously. Therefore, if they are used to produce one thing, they have to withdraw from other uses. इसने क्या बोला है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, मतलब उसका ऐसे यूज करते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, इसका यूज हम इस तरह से करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या मिले, उससे रिवेन्यू मिले। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, टू हैव विथड्रॉ फ्रॉम यूजर्स सो वी मस्ट पे टू द फैक्टर ऑफ पेमेंट एटलीस्ट सम एज अर्न इनटू अल्टरनेटिव, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप सिंपल एंड शॉर्ट में भी बोल सकते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस तरह से यूज कर सकते हैं, लाइक हम ये बोल सकते हैं जैसे मैं वीडियो देखूँ, इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, गेम खेल सकती हूँ, या फिर मैं सोच सकती थी कि अगर मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। पर हम कर क्या रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो क्या बोला है, ए लेबर इज वर्किंग इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक लेबर है जो वर्क करता है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसकी जो वेजेस है वो कितने रुपीज है, 1000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, ही कैन गेट रुपीज 1000 और मोर इफ ही एम्प्लॉयड इन द फार्मा इंडस्ट्री। अगर वो फार्मा इंडस्ट्री में जाता है तो उसको कितने रुपीज मिलते हैं, 1000 रुपीज से ज्यादा उसको इनकम अर्न हो रही है। बट द लेबर एग्री ओनली द जूट इंडस्ट्रीज, बट वो एग्री किसके अंदर काम करने के लिए, जूट इंडस्ट्री में काम करने के लिए होते हैं, जहाँ पे मोर देन सैलरी ऑफर हो रही है उसको। द कॉस्ट ऑफ सेकंड इज ऑल्टरनेटिव, तो उसकी क्या हो गई, ऑल्टरनेटिव हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ना 2 में मिल रहा है उसको, मतलब एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने को मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, फार्मा इंडस्ट्री में काम करे। बट उसने क्या चूज करा है उसने काम करने के लिए, कि वो जूट इंडस्ट्री में जाता है और वापस से वो काम करते हैं, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव से यूज किया है यहाँ पे। सेल कॉस्ट कौन सी होती है, जो इरिवर्सिबल होती है, कौन सी होती है, इरिवर्सिबल होती है, जिसको हम वापस रिकवर नहीं कर सकते। रिकवरेबल कॉस्ट इरिवर्सिबल कॉस्ट होती है, जिसको हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते, जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं कर सकती, जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके उस कॉस्ट को हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या बोला, पास्ट एक्सपेंडिचर जो ऑलरेडी कॉस्ट हम इनकर कर चुके हैं उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड और रिकवर्ड इरिवर्सिबल। जो हमारे को हम रिकवर नहीं कर सकते और ना ही हम क्या कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट और करंट और फ्यूचर चॉइसेस, जो हमारे इंडिपेंडेंट जो हमारे जो है ना करंट चॉइसेस पे एंड जो फ्यूचर हम डिसीजन लेना चाहते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती है। मान लो क्या बोले, नेशनल फर्म्स एंड इंडिविजुअल शुड इग्नोर सम कॉस्ट व्हेन मेकिंग डिसीजन, कि ना डिसीजन लेने के लिए कोई भी फर्म या फिर इंडिविजुअल क्या करती है, सम कॉस्ट क्या करती है, इग्नोर करती है। फोकसिंग ओनली ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट, किसके ऊपर फोकस करती है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर एंड मार्जिनल बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करती है। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब कोई भी एडिशनल यूनिट इंक्रीज करना चाहते हो, कोई भी एडिशनल यूनिट बनाना चाहते हो, इसके लिए जो हमने अगर एक एडिशनल यूनिट बनाने के हम जितनी भी एडिशनल कॉस्ट हमने इंकर करी वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट कौन सी होती है, देखो क्या बोले से, व्हेन ए कंपनी चूज बिटवीन टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, द डिफरेंट टोटल कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स पर डिफरेंशियल, मतलब देखो मान लो कंपनी पहले क्या बनाती है 10,000, मान लो 1000 यूनिट्स को क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए उसको कितने रुपीज लग रहे हैं, मान लो 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए उसके पास लग रहे हैं 50,000 रुपीज लग रहे हैं 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे वो 15,000 1000 यूनिट्स पर 50,000 रुपीज लग रहे हैं, उसने जो यूनिट्स उसको इंक्रीज कर दिया, उसने कितनी इंक्रीज कर दिया, 1500 यूनिट्स तक उसने क्या करी, बनाना स्टार्ट कर दिया। 1500 यूनिट्स को बनाने से उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। भाई 1500 रुपीज लगता था, मान लो इसके ऊपर लगता है 2500 रुपीज, 25,000 रुपीज उसके पास एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, पहले 1000 यूनिट्स बनाता तो उसके ऊपर 15,000 रुपीज लगते हैं, जैसे उसने यूनिट है उसको इंक्रीज करा तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। 15,000 से कितनी होगी, 25,000, कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स, कितने एक्स्ट्रा रुपीज उसको जो स्पेंड करने पड़ रहे हैं, 10,000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं क्या होगी, डिफरेंशियल कॉस्ट होगी। यानी जब टू इनपुट्स जब टू आउटपुट्स बना रहा है उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसे सब खर्च करने पड़ रही है क्या होगा, उसके 10,000 ये क्या होगा, डिफरेंशियल कॉस्ट हो गई उसकी। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, जो हमारे को ना
When a company choose between two different alternatives, तो क्या कहते, two different alternatives से मैं पे 1000 यूनिट्स पे मैं 15,000 रुपीज लगे एंड 1500 यूनिट्स पे 25,000 रुपीज, इन दोनों जो भी डिफरेंस आता है क्या होती है मेरे पास डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। और डिफरेंशियल कॉस्ट जो हमारे पास टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो इंक्रीमेंटल होती है और क्या होती है डिक्रीमेंटल होती है। तो क्या होती है हमारे पास में इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है और एक क्या होती है डिक्रीमेंटल कॉस्ट होती है हमारे पास में, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल होती है, क्या होती है डिक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। अरे यार मुझे कैसे कट कर दो, क्या होती है डिक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है, जो मैंने पहले हमारे पास 15,000 रुपीज लगता है, कितने रुपीज लगी 25,000, तो हमारे पास इंक्रीज कितनी कॉस्ट है जो हमारी इंक्रीज हुई 10,000 पे हो जाती है हमारे पास में इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाती है। और डिक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है पहले कि हमारे पास आप कितनी कॉस्ट लगी 25,000 रुपीज लगे, पहले कितने लगते थे हमारे पास 15,000, तो कितने रुपीज एक्स्ट्रा लगने लगे हमारे पास में 10,000 माइनस करो 10,000 रुपीज, यानी जो बाद में लगते थे उससे हमको फर्स्ट वाले की कंपेयर करना, तो एक इसमें आता है माइनस में आता है डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय प्राइसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जब आपको एक आउटपुट एक्स्ट्रा बनाने की जब आपको एडिशनल कॉस्ट पे करना होता है वो हमारे पास में क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट होती है। लाइक देखो पहले हम मान लो 10 यूनिट्स बनाते थे, उसके ऊपर हम कितना स्पेंड करते थे 100 रुपीज का स्पेंड करते थे। जैसे ही हमने एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, मान लो हमने 101 रुपीज बनाई है, 101 के लिए हमारे को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 1110 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इसके अंदर 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। एंड कितनी यूनिट के लिए हम पे कर रहे हैं 1 यूनिट के लिए हम पे कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट की एडिशन यूनिट बनाने के लिए हम कितना एडिशनल एक्सपेंड कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट होती है, ठीक है। देन हम देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन होता है कि हमारे पास में क्या होती है लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन की हमारे पास में क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, बट जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है सारे जो फैक्टर्स और सारी कॉस्ट होती है वो सारी क्या हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो फिक्स्ड शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास में किस किस के अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, बट लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन करते नहीं, क्योंकि इसमें सारी कॉस्ट होती है वो सारी क्या हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, और शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास कुछ फिक्स कॉस्ट होती है कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास में क्या होती है टोटल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, कौन सी होती है हमारे पास में एवरेज कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या होती है टोटल कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, और टोटल क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट में पास क्या होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। और लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास में क्या होती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसमें कोई भी आप फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट लिख रही है क्योंकि सारी जो कॉस्ट होती है सारी क्या हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर टोटल कॉस्ट क्या होती है। देखो क्या बोला है टोटल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। हम कोई भी आउटपुट उसको प्रोड्यूस करें इसमें जो भी हमारी कॉस्ट आती है सबको हम सम करें तो हमारे पास में क्या आ जाती है टोटल कॉस्ट आ जाती है। इन शॉर्ट रन के अंदर हम क्या करते हैं फैक्टर डिवाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल के शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं फिक्स कॉस्ट होती है कैसी होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी जब हम प्रोड्यूस करें या फिर ना करें फिक्स कॉस्ट होती है वो बियर करनी ही पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कुछ जो कॉस्ट होती है फिक्स्ड नेचर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और जो वेरिएबल नेचर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का जो सम होता है वो कैसे होता है टोटल कॉस्ट का जो सम होता है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं टीएफसी प्लस टीएफसी का मतलब क्या होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, टीडीसी का मतलब क्या होता है हमारे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, टीएफसी प्लस टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। वो सम कर देते हमारे पास में क्या आ जाती है टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है देखो ए फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड जो हमेशा कैसी रहती है फिक्स रहती है, यानी हम इसको आउटपुट होता है जो इसको इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे उससे हमारे जो फैक्टर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमको पे करनी पड़ती। चाहे हम जीरो आउटपुट भी बना रहे हैं तो भी हमको फिक्स कॉस्ट होती है बियर करनी ही पड़ती है। डज नॉट चेंज इन नीड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम जीरो इनपुट बना रहे तो भी हमको फिक्स्ड कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। मानो भाई जो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है
10,000 रुपीज है। अगर हम जीरो आउटपुट बना ले तो भी हमको बियर करनी पड़ेगा। 1 बना ले, 2 बना ले, 3 बना ले, कितना भी आउटपुट हम बना ले प्रोड्यूस करे तो भी हमारे फिक्स कॉस्ट होती है, सेम बियर करनी ही पड़ती है। हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है टोटल आउटपुट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है। हमारी कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट हो सकती है, सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ, वो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट चार्ज, रेंट, ये सारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एंड बाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल कहां से होता है, बाई एक्सिस पे होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम हो सकते हैं, ये पैरेलल किसके होता है, एक्स एक्सिस की होता है, ये टीएफसी होती है। कौन सी होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट बने चाहे प्रोड्यूस हो चाहे फिर नहीं हो, बट हमारे एक्चुअल में इसको पे करना ही पड़ता है। तो ये कैसे शेप की होती है, हॉरिजॉन्टल शेप की होती है। एंड ये क्या होती है, ऑर्गेनेट्स कहां से होती है, ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन फ्रॉम बाई एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो उसके टोटल फिक्स कॉस्ट में कि हमारे पास 0 यूनिट बनाए तो भी हमारे फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, 20 करनी पड़ती है। 1 बनाने पर भी कितनी बेयर करनी पड़ती है, 20 बेयर करनी पड़ती है। एंड 2 यूनिट्स हम इनपुट रिड्यूस करें तो हमारे 20 पे करनी पड़ती है। चाहे हम इनपुट को कितना भी इंक्रीज करें बट हमारे फिक्स कॉस्ट होती है जो हमारी कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इसलिए जो हमारा टीएफसी बनता है वो कैसे बनता है, एक्स एक्सिस बनता है, ओरिजिन फ्रॉम तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, हॉरिजॉन्टल शेप का बनता है। कैसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल शेप का बनता है। हॉरिजॉन्टल शेप का बनता है। ठीक है। देन हमारे पास में क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो हम आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो वेरी करती है। देखो जैसे हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ फिक्स रहती है, यानी जो हमारी फिक्स कॉस्ट मान लो 0 आउटपुट करें तो भी हमारे पास मान लो फिक्स कॉस्ट 10 है, तो सारे जो भी कितनी भी हम जो प्रोड्यूस करें अपने यूनिट को सारे पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी नहीं होती, तो क्या करती है यूनिट वाइज जो प्रोड्यूस वाइज क्या करती है हमारी, क्या करती है, वेरी करती है। यानी जब हम 0 यूनिट बनाते हैं ना तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, 0 रुपीज हो जाएगी। अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी कितने रुपीज हो जाएगी, 10 रुपीज हो जाएगी। 2 यूनिट्स पे कितनी हो जाएगी, 18 रुपीज हो जाएगी। 3 यूनिट्स पे 24 हो जाएगी। 4 यूनिट्स पे 18, 28। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम अपना यूनिट है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और टोटल फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं, तो वो क्या फिक्स्ड रहती है हमेशा। तो क्या बोले वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंज विद चेंज द यूनिट्स ऑफ रिसोर्स। अभी जैसे जैसे अपने यूनिट्स होती है उसको चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है क्या होती है, हमारे पास चेंज होती जाती है। तो एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, वेजेस टू टेम्परेरी स्टाफ, पेमेंट फॉर नो मटेरियल ट्रांसफर होती है। ठीक है, ट्रांसफर सॉरी। इसके अंदर जो शेप होता है इसका कैसा होता है, इन्वर्टेड एस शेप बोलते हैं। इसको कौन सा शेप बोलते हैं, इन्वर्टेड एस शेप बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है कहां से ओरिजिनेट होती है, वो एक्सिस से ओरिजिनेट होती है। कौन सी कॉस्ट, टीवीसी कॉस्ट। ठीक है। तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होता है जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू कॉन्वेक्स होता है। कैसी होती है, कॉनकेव टू कॉन्वेक्स। एंड कैसे होती है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, इन्वर्टेड एस शेप की होती है। कैसी होती है, जो ऐसा होता है वो देखो नॉर्मली कैसा बनता है, इन्वर्टेड एस शेप की। देखो इस एस कैसा होता है हमारे पास में, ऐसा होता है, बट ये कैसे बनता है हमारे पास में, ऐसे बनता है। तो कैसे होगा कि इन्वर्टेड एस शेप की बनती है ये। ठीक है। एंड इसका जो शेप होता है कैसे, कॉनकेव एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स होती है। यानी कि जो हमारे पास में स्टार्टिंग में जो कॉस्ट होती है ऐसे इंक्रीज हो रही थी, कैसे होती है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। कैसे होती है, इंक्रीज तो होगी बट ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। और बाद में क्या होती है, ये यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, बट कौन सी रेट से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। इसकी वजह से इसका जो शेप होता है कैसा, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप होती है। ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट को कैसे बनाते हैं हम। टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट देखते हैं अब हम। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवी। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं हमारे पास में क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो देखो हमारे पास जो यूनिट्स पे हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, हम इसके अंदर टीवी से तो हमारे पास में क्या होती है, 0 रुपीज होती है, तो हमारे टीएफसी होती है जो कुछ ना कुछ बियर करनी पड़ती है। तो मानो टीएफसी सॉरी हम टीएफसी कितनी पे करें, तो 1000 रुपीज पे करें, तो हमारी टोटल कॉस्ट में कितनी आ जाएगी, 2000 रुपीज आ जाती है। जिसकी वजह से जो देखो टीएफसी क्या होती है हमारे पास में, कैसी होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और जो टीवीसी होती है वो कैसी होती है हमारे पास में, टीवीसी कॉस्ट कैसे होती है, इन्वर्टेड एस शेप की। और सेम आपको ऐसी दिख रही होगी टीसी कॉस्ट, वो भी कैसी होती है, इन्वर्टेड एस शेप की होती है हमारे पास टोटल कॉस्ट। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है,
ओरिजिनेट से स्टार्ट होती है, यानी जैसे जीरो से स्टार्ट होती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी तब प्रोड्यूस होगी, तब बियर करनी पड़ेगी जब हमारे पास जो हम आउटपुट होते हैं उसको जैसे ही बनाएंगे वैसे ही हम टोटल कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। बट टोटल कॉस्ट हमारे को कब से बियर करनी पड़ती, जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हमारी जब से बियर करेंगे तब से हम टोटल कॉस्ट बियर करनी पड़ती, क्योंकि अगर हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लो 0 है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास है मान लो 2000 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 2000 रुपीज आ रही है। जैसे ही हमारी टोटल कॉस्ट इनकर होगी वैसे ही हमारे टोटल सॉरी जैसे ही हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर हो जाती है वैसे ही हमारे पास टोटल कॉस्ट में आपको बियर करनी ही पड़ती है। इसलिए जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है। और टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों की जो शेप होती है कैसी होती है, इन्वर्टेड एस शेप की हमारे पास में बनता है ये दोनों, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट होती है कैसी होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, एंड क्या होता है हॉरिजॉन्टल शेप की होती है। और जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। बट हमारे पास में टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, जैसे कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करते वैसे वैसे हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है इंक्रीज नहीं होती, वो कैसी होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। यानी हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो आउटपुट वाइज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट टोटल फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। देखो जैसे हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट 2000 यूनिट्स पे कितनी होती है, 0 होती है, तो हमारे कितने बियर करते हैं, 2000 रुपीज बियर करते हैं। मान लो हमारे पास में 2000 रुपीज के हमारे पास ओवरऑल फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। बट अगर उसमें 6 यूनिट्स का खाना प्रोड्यूस करते हैं तो आप उसको डिवाइड दोगे 6 का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 3 जा 80, 6 3 जा 80, 6 3 जा 18, 33 रुपीज पॉइंट 33 पैसे आ जाएंगे। अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 1000 का तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 टू क्या होता है 20, 200 रुपीज आ जाएंगे। 5 4 20 सॉरी 400 रुपीज आ जाएंगे। तो इसलिए क्या समझ में क्या आ रहा है आपको कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ओवरऑल जो ओवरऑल कॉस्ट होती है मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंग होती है, टोटल कॉस्ट होती है वो क्या आती है, फिक्स होती है। बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है वेरी करती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। बट टोटली जो यूनिट वाइज हम देखते तो क्या करती है, वेरी करती है। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जो पर यूनिट क्या रहती है, फिक्स रहती है। और जो हम अगर आउटपुट को हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल फिक्स कॉस्ट होती है क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट जैसे बनती है टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीडीसी बन जाती है। देन हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कैसे हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे क्या बोला, प्रोडक्शन डिसीजन ड्यूरिंग डिप्रेशन और डिसीजन रिगार्डिंग शटडाउन। जब हम कोई भी है ना, अगर डिप्रेशन के टाइम अगर हम ना अपना जो प्रोडक्शन है उसको ना शट डाउन करना चाहते हैं तो इसके हम कैसे डिसीजन लेके ना उसको हम शट डाउन करें या फिर शट डाउन नहीं करें, इसके लिए हमें कौन सी कॉस्ट देखनी पड़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट देखनी पड़ती है एंड वेरिएबल कॉस्ट को हमको देखना पड़ता है। तो इसने क्या बोला, देखो ड्यूरिंग डिप्रेशन द डिमांड फॉर एंड ऑल्सो इट्स प्राइसेस, कि ना जो डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है हमारी जो डिमांड होती है वो क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। डिमांड के फॉल करने से हमारे पास में क्या हो जाती है, जो प्राइसेस होती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिप्रेशन के टाइम होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारी फॉर्म होती है उसको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि वो कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन करे या फिर उसको शट डाउन करे प्रोडक्शन। तो उसके लिए उसको कौन सी कॉस्ट देखनी पड़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट देखनी पड़ती है एंड वेरिएबल कॉस्ट को देखना पड़ता है। तो इट इज अबेल टू मेक वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यूअस इट्स ऑपरेशन। तो उससे क्या होता है, उसको की वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको ये पता होता है कि अगर मैं ऑपरेशन को अपना कंटिन्यू रखती हूँ तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट को बियर नहीं करनी, अगर मैं अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको बंद कर देती हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती, बट फिक्स्ड कॉस्ट है जो बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखूंगा तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट मुझे वैसे भी बियर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ, मैं अपना कंटिन्यू रखूँ बिजनेस को या फिर उसको शट डाउन कर दूँ। तो उसके लिए क्या देखिए, मान लो इसलिए इसको ये देखना पड़ता था वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों में निकल दिया। अगर मैं अपना जो प्रोडक्शन उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू करने से उसको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों उसको निकलनी पड़ रही तो क्या करना पड़ा, कंटिन्यू उसको कंटिन्यू कर रही है तो वो अगर वो निकल रही है तो वो क्या करेगा, बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। बट अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा बट उसके पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल रही है, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट ही निकल रही है, तो क्या करेगा, बिजनेस को शट डाउन कर देगा, ठीक है। अगर उसके पास दोनों कॉस्ट निकल रही, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट निकल रही तो क्या करेगा, बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। अगर उसके पास ओनली फिक्स कॉस्ट ही निकल रही बट वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल पा रही है तो क्या करेगा, उसको शट डाउन कर देगा, ठीक है। केवल हाउ विल वी स्टॉप द प्रोडक्शन
क्या बोले इसने, हाउएवर वी स्टॉप प्रोडक्शन ओनली व्हेन इट फेल टू कवर इवन द वैल्यूबल, अगर वो वैल्यूबल पोस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को शट डाउन कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, कंट्रोल ओवर पोस्ट, इस शॉर्ट पीरियड के अंदर जो वैल्यूबल पोस्ट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्या हम फिक्स पोस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं कर सकते, उसको हमको बियर करनी ही पड़ेगी। तो इन शॉर्ट पीरियड फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर फिक्स्ड पोस्ट, वेरी प्राइस और डिक्रीज प्रोडक्शन, अगर हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, बट हमको फिक्स पोस्ट होती है उसको बियर करना ही पड़ता है। बट जो ऑन द अदर हैंड फर्म हैज फुल कंट्रोल किसके ऊपर रहता है, उसको वेरिएबल पोस्ट के ऊपर उसका फुल कंट्रोल रहता है, उसको पता होता है वेरिएबल पोस्ट का कि हमको ना इतना प्रोडक्शन बनाएंगे तो हमारे पास इतनी वेरिएबल पोस्ट आएगी, बट उसको फिक्स पोस्ट का उसको पता होता है कि हमको पे करना ही पड़ेगा। तो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑन दिस पोस्ट कॉन्सिक्वेंटली इन शॉर्ट पीरियड इफ फर्म कैन नॉट अचीव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ a given quantity और आउटपुट सम इट्स रिमेन कांस्टेंट फिक्स। इसने क्या बोला है कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी फर्म होता है ना, वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं कर सकती है, जैसे वो चाहती है वैसे नहीं कर सकती सारे फैक्टर्स, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स कैसे होती है, फिक्स्ड होती है, जिसमें चेंजेस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्यों बोल रहे हैं हम, देखना आपको। एवरेज कॉस्ट को हम किससे ड्राइव करते हैं, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, तो हमारे पास में क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। या तो देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, टोटल कॉस्ट इज इक्वल अपॉन में क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। मान लो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास में कितनी रुपीज की हो रही है, 20,000 रुपीज की हो रही है, और जिसकी क्वांटिटी वो कितनी बना रहा है, इसके ऊपर 100 रुपीज की क्वांटिटी उसके ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह जो एवरेज कॉस्ट चाहिए वो कितने रुपीज की आ जाएगी, टू जीरो से टू जीरो आप कैंसिल कर दोगे तो कितने रुपीज की आ जाएगी, 200 रुपीज, इसके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, होती कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट होता है, देखो इसके अंदर देखो टोटल कॉस्ट मान लो इसके ऊपर कितने रुपीज आई, 3000 रुपीज, उसके पास क्या आई, टोटल कॉस्ट आई। अगर हम टोटल कॉस्ट के अंदर डिवाइड कर देते अपनी क्वांटिटी को, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आ जाता है। कितने रुपीज की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे 3000 रुपीज की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम 3000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो ये टोटल कॉस्ट जो 3000 आ रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट की मेरे को एक यूनिट को बनाने कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, 3000 रुपीज बियर करने पड़ रहे हैं। तो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3800 रुपीज आ रही है। उनको डिवाइड होगा 3800 के अंदर आपके पास कितनी रुपीज आ जाएगी, 1900 रुपीज आ जाएगी। 1900 रुपीज आपको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 रुपीज का आप कॉस्ट पर यूनिट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। या तो 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो रुपीज कॉस्ट लगी कितनी रुपीज लगे, 1900 रुपीज लगी। इसलिए जो एवरेज कॉस्ट होती है उसका क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये था ना। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन में क्वांटिटी होता है। एंड एवरेज कॉस्ट हम एक और फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट हम क्या बोल सकते हैं, एएफसी प्लस एबीसी, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों का सम होता है वो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। एंड हम एएफसी को क्या लिख सकते हैं, टीएफसी अपॉन क्वांटिटी लिख सकते हैं, एंड एबीसी को क्या लिख सकते हैं, टीवीसी प्लस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज प्लांट कर्व, मतलब हम एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लांट कर्व भी बोल सकते हैं, एंड हम क्या बोल सकते हैं, उसके साथ साथ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी बोल सकते हैं। उसका जो शेप होता है कैसा होता है, यू शेप कर्व होता है। किसकी वजह से शेप होता है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है, यू शेप होता है। ये तो क्या होता है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, और ये क्या होता है इसके अंदर, इंट्रैक्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। देखो सबसे हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा, एवरेज कॉस्ट कर्व का जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, यू शेप कर्व होता है। यानी कि देखो ये क्या है हमारे पास में एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, यू शेप कर्व का होता है। ध्यान रखना जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है कैसा होता है, यू शेप्ड कर्व होता है हमारे पास में एवरेज कॉस्ट कर्व। जैसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व होता है क्या करता है, धीरे धीरे फॉल करता है, वन पीस करके हो जाता है मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है मिनिमम पॉइंट। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, वो इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो
स्टार्टिंग में जब हमारे पास में इसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो कम होती जा रही है, किसकी वजह से कम होती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती है वो कम होती है। इसके बाद में क्या होगी, कांस्टेंट। बट उसके बाद में अगर हम आउटपुट तो इसको प्रोड्यूस करते जाते हैं ना, मिनिमम पॉइंट की बात है भाई, जो एवरेज कॉस्ट कम होती है ना वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसकी वजह से, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ये देखो, y shaped y एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन यू शेप, कि हमारे पास में जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, एसी कर्व होती है, वो शॉर्ट रन में यू शेप क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से भी होता है। देखो ये क्या होगी हमारे पास में, देखो मैं बनाकर बताती हूँ आपको एक बार। ये क्या हो जाती है हमारे पास में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। और ये क्या होती है हमारे पास में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारे पास में। ये क्या होती है हमारे पास में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आपको क्या दिख रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो स्टार्टिंग में तो इन दोनों में जो गैप है, बहुत सारा गैप है, ज्यादा गैप है या फिर नहीं है, बहुत सारा गैप है। बट धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों में जो गैप हो रहा है क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। किसकी वजह से कम होता है ये गैप, एसी की वजह से कम होता है। किसकी वजह से कम होता है, वहां पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कम होता है, इसे टच ही नहीं होता है। लाइक हम ये बोल सकते हैं जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है हमारी ऐसे बनती है। और ये क्या होती है हमारे पास में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एंड ये क्या होती है हमारे पास में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, इन बीच में स्टार्टिंग में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, किसकी वजह से ज्यादा होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ज्यादा होता है। एंड धीरे धीरे जो गैप होता है वो क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। देखो स्टार्टिंग में का जो गैप है, देखो कितना हाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनका बीच में स्टार्टिंग में कितना गैप है। बट उसके बाद में क्या हो रहा है, इनका जो गैप हो रहा है वो किसकी वजह से कम होता जा रहा है, एएफसी की वजह से कम होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे हम आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारी एएफसी होती है क्या होती है, कम होती चली जाती है। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है एएफसी का फॉर्मूला, टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाती है। जैसे जैसे हम अपना आउटपुट करते हैं उसको इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है होती कम होती चली जाती है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होने की वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। बट कभी भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, कभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है देखो क्या होता है, एटीसी प्लस एबीसी होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। भाई एवरेज फिक्स्ड वेरिएबल सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर हमारी एएफसी है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी एएफसी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लो पहले हमारी एएफसी थी कितनी रुपीज थी, 10 रुपीज थी, और जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रुपीज थी, 5 रुपीज। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही थी, एवरेज कॉस्ट सॉरी कितनी बन रही थी, 15 रुपीज बन रही थी। बट जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन है वो ना कंटिन्यू करें, यानी हमने जो आउटपुट अपना इंक्रीज करा, तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कम हो गई। पहले 45 थी, अब कितनी रुपीज हो गई, 3 रुपीज हो गई, सॉरी 3 रुपीज हो गई हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। एंड जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेम रही, 5 रुपीज रही है। और हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, अब एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, अब 8 रुपीज हो गई। हम क्या बोल सकते, जैसे जैसे हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है क्या होती है, कम होती जाती है। यानी एवरेज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो कम होता चला जाता है। क्यों होता जाता है, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो डिफरेंसेस है वो क्या होता है, कम होता जाता है। हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी तो हमारी जिसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो भी कम होगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना जो एवरेज वेरिएबल एवरेज कॉस्ट होता है उसको जो मिनिमम एवरेज, तो क्या होगा हमारे पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एबीसी हो गई, हमारे पास में एएफसी हो गई, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में एसी हो गया। तो इनकी वजह से भी जो शेप होता है एसी का और एबीसी का कैसा शेप होता है, यू शेप्ड होता है। बट जो एएफसी का शेप होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप की होती है। एएफसी का जो शेप होता है कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की होती है। कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की होती है। ठीक है, इसने क्या बोला, एसी इज इक्वल टू
TFC plus TVC is AC is high at initial limit because ATC and ABC are high। कि हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट होती है वो इनिशियली क्या होती है, हाई होती है। किसकी वजह से हाई होती है, ABC और TFC की वजह से क्या होती है, हाई होती है। बट जैसे जैसे हम जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी कॉस्ट होती है कम होती जाती है, यानी जो हमारी AFC होती है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट होती है क्या होती है, कम होती चली जाती है। AFC एंड ABC जो है हमारी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। The average cost will continue to fall till they reach the minimum optimum, यानी जब तक हमारी एवरेज कॉस्ट होती है अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमम पॉइंट हो गया। बट उसके बाद अगर हम आउटपुट है उसकी प्रोडक्शन है वो जो स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो AC होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, once the optimal level beyond the level of output is reached, average cost starting rising, more goods are produced beyond the level, क्या more units export करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है इंक्रीज होती चली जाती है। देन हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, लो ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन की वजह से हमारे जो शेप होता है AC का और ABC का वो कैसा होता है, यू शेप कर्व होता है। लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट क्यों होता है, बिकॉज इकोनॉमिक स्केल एंड डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से एवरेज कॉस्ट विल फॉल इज आउटपुट इंक्रीज एंड विल फॉल टू मिनिमम पॉइंट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल इकोनॉमिक्स। If the firm raise the output after optimum point of production, this would lead to diseconomic of production and diminishing return. The average cost will starting raising rapidly। मतलब क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग में जो हमारी एवरेज कॉस्ट पर हो रही है क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट हो रही है क्या हो रही है, स्टार्टिंग में डिक्लाइन हो रही है। किसकी वजह से डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से डिक्लाइन होती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन होता है ना उसको हम इंक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, उसकी वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है क्या होती है, कम होती चली जाती है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी जो इकोनॉमिक ऑफ कॉस्ट होती है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसके बाद में अपना प्रोडक्शन इसका क्या होंगे, मिनिमम पॉइंट होंगे। अगर उसके बाद में अपना प्रोडक्शन उसको जारी रखते हैं, यानी कि जिसकी वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू दिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, किसकी वजह से हो जाता है, दिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से हो जाता है ये। ठीक है, देन हम देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की हमारे पास क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम अपना आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी AFC होती है क्या होती है, कम होती चली जाती है। और इसी की वजह से हमारी जो AC होती है वो भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। बट उसके मिनिमम पॉइंट पहुंचने के बाद अगर हम अपना आउटपुट है वो जारी रखते तो हमारी जो AC होती है प्रॉपर्टी इंक्रीज होने की होना कम होने की बजाय वो क्या करती है, राइज करती है। ठीक है, तो AFC का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम, TFC डिवाइडेड बाय Q। तो हमारे पास क्या जाएगा, AFC आ जाएगा। जो शेप होता है कैसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ध्यान रखना, और जो AC और ABC का जो शेप होता है, AC एंड ABC, किसका शेप बोल रही हूँ मैं, AC एंड ABC का जो शेप होता है कैसा होता है, यू शेप की होती है। AC एंड ABC कैसे होती है, यू शेप की। एग्जाम में आपके आया हुआ है, पूछा भी इसके यू शेप के कर्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, AC एंड ABC। एक यू शेप की कौन सी शेप होती है, एक यू शेप का कर्व कौन सा होता है, मार्जिनल पोस्टिंग, यानी MC कर्व भी कैसा होता है, यू शेप का होता है। हम क्या बोल सकते हैं, AC ABC एंड MC होती है जो कौन सी शेप की होती है, यू शेप कर्व होती है। कौन सी शेप की होती है, यू शेप होती है। और जो AFC होती है वो कौन सी शेप की होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की होती है। यानी जैसे जैसे हम अपना आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो शेप होती है वैसे वैसे हमारी जो है ना आउटपुट होता है वो क्या होती है, वैसे वैसे जो हमारी AFC कॉस्ट होती है क्या होती है, कम होती चली जाती है। देखना आपको, देखो यहाँ पे कितनी रुपीज थी, पहले 1 रुपीज थी, यहाँ पे कितनी होती है, 2 रुपीज है, यहाँ पे कितनी है, 3 रुपीज है। और यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट है पहले हम कितना करते थे, यहाँ पे 10 आउटपुट करते थे, यहाँ पे कितना है, 20 है, एंड यहाँ पे कितना है, 30 है। अब देखो हमारे पहले जो कॉस्ट है 3 रुपीज, हम कितना 3 रुपीज में हम 10 यूनिट का ही आउटपुट करते थे। हमने जैसे ही अपनी जो कॉस्ट हुई, हमने जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करा, क्वांटिटी हमने जो यूनिट है इंक्रीज की, तो हमारी जो कॉस्ट होगी 10 से कितनी होगी, सॉरी जो हमारी क्वांटिटी होगी 10 से कितनी होगी, 20 होगी। जैसे हमने जो आउटपुट होता है उसको इंक्रीज किया ना, वैसे ही जो हमारी रुपीज से कम हो गई, हमारे जो 2 यूनिट से मिलने लगा, 2 रुपीज मिलने लगा। जैसे हमने हमारे पास में जो क्वांटिटी हमें और इंक्रीज करी ना, वैसे हमारे पास में जो कॉस्ट आई क्या आ गई, कम आ गई, 1 रुपीज आ गई, जिसकी वजह से उसका शेप होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसे जैसे हम आउटपुट तो उसको इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो AFC कॉस्ट होती है क्या होती है, कम होती चली जाती है।
देन हमारे पास इनके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, यू शेप के हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। और इसका फॉर्मूला कैसा होता है, एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टी वीसी अपॉन में क्वांटिटी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे क्वांटिटी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगी, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बताया था, जैसा में क्या एडिशन यूनिट का इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो हमारी कॉस्ट में इंक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं टीसी एन माइनस वन हो सकता है, ठीक है। एमसी का जो शेप होता है कैसा बताया था, यू शेप कर्व होता है एमसी, बिकॉज इनिशियल द कॉस्ट ऑफ यूनिट एंड एडिशन गोज ऑन डिक्रीजिंग due to increasing retentive factor, but they reaches a certain level, the point cost of producing and output increasing, that's the cost of decrease में बता दो। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे जब हम आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, किसकी वजह से, इकोनॉमिक स्केल की वजह से हमारा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट होने पर क्या होती है, कम होती जाती है। एक पॉइंट पे आने पर क्या हो गई, यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। उसके बाद में अगर अपना जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, जो आउटपुट इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्जिन कॉस्ट होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसकी वजह से इंक्रीज होती है, डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से जो हमारी आउटपोस्ट होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अब हम देखेंगे एमसी और एसी के बीच में रिलेशनशिप को। देखो एमसी और एसी के अंदर जो कॉमन हो सकता है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट रेंज। जब हम एसी को फाइंड करते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं, टीसी का यूज करते हैं। अगर एमसी को फाइंड करें तो भी हम किसका यूज करते हैं, टीसी का यूज करते हैं। तो टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन में क्वांटिटी, हमारे पास में क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को चेंज करने में जो टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ये तो कॉस्ट रहती है हमारे पास में, एसी कॉस्ट रहती है, ये कौन सी होती है हमारे पास में, एबीसी कॉस्ट हो जाती है। एंड ये होती है हमारे पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहती है। कौन सी हो जाती है बस में, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का शेप होता है कैसा होता है, यू शेप होता है। एसी का जो शेप होता है कैसा होता है, यू शेप होता है। एंड जो एबीसी का शेप होता है वो भी कैसा होता है, यू शेप की होती है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो सबसे पहले जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, मिनिमम पॉइंट आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। इसका जो शेप का पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट और सबसे पहले एबीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है, उसके बाद में जो एबीसी है एसी के मिनिमम पॉइंट पे कट करती है, वो क्या करती है, इंक्रीज होती चली जाती है। जिससे क्या बोलते हैं, व्हेन एसी फॉर एमसी इज लेस देन एसी, यानी जब एसी फोर होता है स्टार्टिंग में, देखो क्या हो रहा है, एसी क्या करेगी, ये क्या हमारे पास में एवरेज कॉस्ट हो गई, एवरेज सॉरी ये हमारे पास में क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट हो रही। एसी क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है, बट हमेशा ध्यान रखना जो एसी को फोल्ड, जब एसी फोल्ड करेगा ना एमसी उससे ज्यादा फोल्ड करता है, और एसी इंक्रीज होता है तो एमसी उससे ज्यादा इंक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखना जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमेशा बढ़ने के टाइम पे ज्यादा बढ़ेगी, गिरने के टाइम पे ज्यादा गिरेगी। जब हमारे पास में जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या कर रही गिरती है, तो हमेशा ध्यान जो एवरेज कॉस्ट होगी ना, जो एवरेज कॉस्ट से हमेशा ज्यादा गिरेगी। तो यानी क्या होगा यहाँ पे, जो एसी की एमसी की जो स्पीड होगी ना, हमेशा ध्यान रखना एसी गिरने के टाइम पे ज्यादा, गिरने के टाइम पे ज्यादा स्पीड होगी और बढ़ने के टाइम पे एमसी की स्पीड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एमसी हो रही है और एसी दोनों गिर रही है, बट जो एमसी की स्पीड हो रही है एसी से क्या हो रही है, ज्यादा, जिसकी वजह से जो एमसी होता है हमारा क्या होता है, लेस देन एसी होता है। यानी एमसी क्या होता है यहाँ पे, कम होता है, किससे कम होता है, एसी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमसी लेस देन एसी, या फिर एसी ग्रेटर देन हम एमसी बोल सकते हैं। जब क्या होते हैं, एमसी क्या होती है, फॉल करती है। और इसके एक पॉइंट पे आके जो एमसी और एसी दोनों क्या हो जाती है, जब एसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसके बाद में क्या होता है, जो एमसी होती है उसको क्या करती थी, कट करती हुई आगे निकल जाती है। सबसे पहले जो मिनिमम पॉइंट होता है वो किसका आता है, एसी। सबसे पहले मिनिमम पॉइंट आता है वो किसका आता है, एमसी का आता है। उसके बाद में जो मिनिमम पॉइंट आता है वो किसका आता है, एसी का आता है। और जिस मिनिमम पॉइंट पे एसी मिनिमम होती है उस पॉइंट पे एमसी क्या करती है, एसी को कट कर देती है। देन एमसी राइज व्हेन एसी फॉल करता है, व्हेन एसी राइज एमसी इज ग्रेटर देन एसी। एमसी कट एसी एट ए लोअर पॉइंट की, एमसी क्या करती है, एसी को उसके लोअर पॉइंट पे कट कर देती है। उसके बाद में क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज करने के टाइम भी क्या होती है, एमसी होती है ज्यादा इंक्रीज होती है, किससे, एसी से। इसकी वजह से हमारी जो एमसी होती है यहाँ पे क्या हो जाती है, ग्रेटर देन एमसी, ग्रेटर देन एसी हो जाता है। फॉल करने के टाइम पे तो क्या होती है, एसी ज्यादा हो जाती है, राइज करने के टाइम पे क्या हो जाती है, एमसी ज्यादा हो जाती है। तो फॉल करने के टाइम पे भी एमसी ज्यादा स्पीड से गिरती है, और राइज करने के टाइम पे भी एमसी होती है ज्यादा स्पीड से राइज होती है।
ठीक है, और फिर क्या करती है एमसी एसी उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाती है आगे राइज करने के लिए। अब हम देखेंगे एमसी और एबीसी के बीच में रिलेशनशिप। देखो हमने वैसे तो देख लिया था ये क्या होता है हमारे पास में एम एसी, ये क्या है हमारे पास में एबीसी का शेप है। पहले देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो देखो ये डिफरेंस है वो स्टार्टिंग में कितना है, हम्म, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है वो जो डिफरेंसेस हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह से कम होता चला जाता है एएफसी की वजह से, जैसे जैसे अपना आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो भी क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। अब देखो ये क्या हो रही है हमारे पास में एएफसी हो रही है। सबसे पहले ये क्या है हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल को सबसे पहले किसको कट करती है, एएफसी को कट करती है, उसके बाद में एबीसी को कट करती है, देन किसको कट करती है चली जाती है आगे एसी को कट करते हुए आगे चली जाती है। तो सबसे पहले जो मिनिमम पॉइंट होता है किसका होता है, एबीसी का होता है, उसके बाद में किसका मिनिमम पॉइंट आता है, एसी का मिनिमम पॉइंट आता है। तो क्या होता है जब इसके अंदर क्या होगा एमसी ग्रेटर एमसी लेस देन एबीसी, यानी जब बना एसी और सॉरी एबीसी एसी एंड एमसी जब तीनों ही फॉल करती है तो हमने क्या बोला था, जो एमसी होती है वो गिरने के टाइम पे तो ज्यादा गिरेगी, बढ़ने के टाइम पे ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो एमसी होती है वो कम होती है, किससे एबीसी से कम होती है। एमसी लाइन लो एबीसी होती है और एबीसी क्या करती है जब फॉल करती है तो एमसी क्या होती है एबीसी से कम होती है। और एक पॉइंट पे क्या होता है एमसी और एबीसी दोनों इक्वल हो जाती है, उसके बाद में क्या करती है जो एमसी होती है वो राइज करती है और एबीसी भी राइज करती है, बट जो एमसी होती है उससे ज्यादा राइज करती है, जिसकी वजह से जो हमारा एमसी होता है वो ज्यादा होती है, किससे एबीसी से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट कर्व एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कर्व। प्रोडक्शन ऑफ कर्व में हमने क्या देखा था, टीपी एपी एमपी का रिलेशनशिप देखेंगे। अब देखेंगे हम एमपी और एपी का देखेंगे, हम एसी और एमसी का देखेंगे। ठीक है, एमसी एसी एमपी और एपी ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है मिरर इमेज होती है, यानी एमपी और एपी की जो मिरर इमेज होती है वो क्या होती है एमसी और एसी होती है। उन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी एमपी एपी एमसी और एसी में जो रिलेशनशिप होगा कैसा होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जैसे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द पोस्ट कर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ कर्व, पोस्ट कर्व प्रोडक्शन कर्व के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एज लॉन्ग एज एमपी इज राइजिंग एमसी इज फॉलिंग, इसने क्या बोला देखो, हाँ ठीक है, ए टू एमपी के अंदर देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा एमपी होती है वो क्या हो रही है स्टार्टिंग में इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, बट पोस्ट के अंदर जो एमसी होती है वो स्टार्टिंग में क्या करती है फॉल करती है। यहाँ पे इसका क्या होता है मिनिमम पॉइंट होता है और इसका यहाँ पे क्या होता है एपी प्रोडक्शन के अंदर इसका ये वाला पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो ये क्या होगा इसके अंदर इसका जो पोस्ट कर्व के अंदर जो एमसी होती है उसका मिनिमम पॉइंट होता है और प्रोडक्शन के अंदर जो एमसी होती है उसका क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो उसके बाद में क्या करती है जो एमपी होती है वो क्या करते हैं राइज सॉरी फॉल करता है, बट इसके अंदर क्या करते हैं उसकी मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट के बाद में जो एमसी होती है वो क्या करती है राइज करती है। तो इन दोनों बीच में क्या होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो एज लॉन्ग एज एमपी इज राइजिंग एमसी इज फॉलिंग, जब एमपी राइज करती है एमसी क्या करती है फॉल करती है, जब एमपी फॉल करती है बी राइजिंग एंड वेयर एमपी इज मैक्सिमम एमसी इज मिनिमम, की एमसी क्या करती है देखो स्टार्टिंग में क्या होता है जो एमसी होती है वो क्या करती है फॉल करती है, बट जो एमपी होती है वो क्या करती है राइज करती है। जो एमपी का यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट होता है, बट जो एम सॉरी एमपी का क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होता है, बट जो एमपी एमसी होती है उसका क्या होता है यहाँ पे मिनिमम पॉइंट होता है। एमपी का क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट होगा, एमसी का क्या होगा मिनिमम पॉइंट होगा। उसके बाद में जो एमसी होगी वो तो क्या करेगी राइज करेगी और एमपी क्या करेगी यहाँ पे फॉल करेगी। ऐसे एपी के अंदर तो एपी क्या करता है स्टार्टिंग में फॉल करता है, ऐसे एसी भी क्या करता है सॉरी एपी स्टार्टिंग में क्या करता है राइज करता है, बट जो एपी स्टार्टिंग में क्या करता है यहाँ पे राइज करेगा, बट जो एसी होगा वो स्टार्टिंग में क्या करेगा फॉल करेगा, ये राइज करेगा तो ये फॉल करेगा। इसका यहाँ पे क्या होगा मिनिमम पॉइंट होगा एसी का और उसके बाद में एपी क्या करेगा मैक्सिमम पॉइंट बाद में एपी क्या करता है फॉल करता है, बट जो एसी होता है वो क्या करता है राइज करता है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा इनवर्स होगा। तो देखो एपी जहाँ पे राइज करेगा वहां पे एसी क्या करेगा फॉल करता है, और जब एसी का राइजिंग करेगा तो वहां पे एपी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी जब AC इज राइजिंग एंड वेयर AP इज मैक्सिमम होगा और जहाँ पे AC होगा वो फॉल करेगा, उसका जो वहाँ पे क्या होगा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा MP इंटरसेप्ट AP इट्स मैक्सिमम पॉइंट, MP क्या करता है उसको MP क्या करेगा जो AP का क्या करेगा उसकी मैक्सिमम पॉइंट पे क्या करता है वो इंटरसेप्ट करता है, और जो MC होता है वो AC के मिनिमम पॉइंट पे उसको कट करता है।
उसके बाद में क्या होता है, जो एमसी होता है मिनिमम पॉइंट पे कट करने के बाद क्या करता है, राइज करता है। उसके बाद में जो यहाँ पे होता है वो एमपी क्या करता है, फोल्ड करता है। एमसी तो राइज करेगा और एमपी क्या करेगा, फोल्ड करेगा यहाँ पे। तो कंटिन्यूस डिमिनिश फास्टर देन एमसी, एमपी इंटरसेप्ट एपी मैक्सिमम पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूस टू डिमिनिश फास्टर देन एपी, से ज्यादा फास्ट क्या करता है, वो फोल्ड करता है यहाँ पे। और जो एमसी होगा उसको क्या करता है, उसके एसी के मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, उसके बाद में क्या करती है, वो राइज करती है। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं जब एमपी और एपी दोनों क्या करते हैं, राइज करते हैं ना, तो एमसी और एसी दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्ड करते हैं। एमपी और एपी का क्या होता है, तो मैक्सिमम पॉइंट होता है यहाँ पे, बट जो एमसी और एसी का यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम पॉइंट होता है। जो एमसी होती है एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है, और जो एमपी होता है एपी को क्या करता है, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है। मैक्सिमम पॉइंट पे कट करने के बाद दोनों क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। बट एमसी जब एसी उसकी मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर देती है, सॉरी मिनिमम पॉइंट पे कट कर देती है, तो एमसी और एसी दोनों क्या कर देते हैं, यहाँ पे दोनों राइज होने लगते हैं। ठीक है, आई होप सो गाइस आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।